बेटा देखिए, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 करने जा रहे हैं और हम इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम में मैक्सिमम आपको क्या पूछा जा सकता है, तो दो लोगों की बुक में जर्नल और दो लोगों की बुक में लेजर। एक ऐसा प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा, इसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम आप करेंगे। तो आप 18th क्वेश्चन के लिए तकरीबन 8-9 एंट्री हो जाए ऐसा जर्नल बनाइए। बेटा जैसा कि हम लोग पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रॉब्लम में परचेज सेल की एंट्री दी हो तो हम परचेज सेल का जो इफेक्ट है वो जरूर अपने लेजर में दिखाएंगे। पर अगर परचेज सेल की एंट्री ना दी हो तो भी बिना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आप लेजर बना ही नहीं सकते। तो ये बात दिमाग में रखिए, परचेज सेल दिया है तो उसका इफेक्ट आएगा, नहीं भी दिया है तो भी उसका इफेक्ट आएगा, ये तय है। फॉर्मेट रेडी हो तो बोलिए, मैं शुरू करूं। बेटा देखिए, पार्टीज के नाम क्या है? धमानेकर बॉट गुड्स। बेटा ये वो व्यक्ति है जो माल खरीद रहा है, और जो माल खरीदने वाला है वो होता है ड्रॉवर, सॉरी ड्रॉवी। और पेंडेकर ने माल बेचा है, जो माल बेचने वाला होता है वो होता है ड्रॉवर। तो आपको एक जगह हेडिंग लिखना है, जर्नल ऑफ पेंडनेकर। ब्रैकेट में लिखना है ड्रॉवर, जर्नल ऑफ पेंडनेकर, ब्रैकेट में लिखिए ड्रॉवर। और दूसरी तरफ लिखिए जर्नल ऑफ धमानेकर, ब्रैकेट में लिखिए ड्रॉवी। बेटा ये ड्रॉवर और ड्रॉवी एक दूसरे की बुक में एक दूसरे का अकाउंट मेंटेन करेंगे। मतलब पेंडनेकर धमानेकर का अकाउंट मेंटेन करेगा और धमानेकर पेंडनेकर का। तो इन दी बुक्स ऑफ पेंडनेकर आप धमानेकर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे धमानेकर ड्रॉवी अकाउंट, यानी सिंपल शब्दों में ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का अकाउंट बन रहा है, और यहाँ ड्रॉवी की बुक में पेंडनेकर का अकाउंट, यानी ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का अकाउंट बन रहा है। बेटा हम लोग अकाउंट जो बनाएंगे तो वो हम साथ साथ में लेजर पोस्टिंग करते चलेंगे। जर्नल एंट्री की वैसी इमीडिएट उसका इफेक्ट हम लेजर पे शो कर देंगे। तो बिल्कुल दिमाग जगह पे रखिए और एक एक बात देखते जाइए, क्योंकि ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको करना है। लिखा है बेटा, 1 जून के दिन धमानेकर ने माल खरीदा। एक आदमी ने खरीदा, दूसरे ने बेचा। तो धमानेकर बोलेगा खरीदा, पेंडनेकर कहेगा मैंने ये माल बेचा। तो हम पेंडनेकर की बुक में माल बेचने की एंट्री करेंगे। पेंडनेकर कहेगा धमानेकर इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। धमानेकर का अकाउंट डेबिट, सेल इज माय इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, सेल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग
गुड्स सोल्ड। बेटा जैसे ही एंट्री की इमीडिएट उसका इफेक्ट लेजर में भी दिखाते चलो। तो धमाने करके डेबिट पे लिख दो टू सेल, धमाने करके डेबिट पे टू सेल 40। इस चैप्टर में आपको हर एंट्री दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, एक ड्रॉवर और ड्रॉवी। और जब दो लोग सोचते हैं तो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं एक दूसरे से। एक कह रहा है परचेस तो दूसरा कहेगा सेल, या एक कह रहा है सेल तो दूसरा कहेगा परचेस। तो यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है वो धमाने कर है, वो कहेगा कि मैंने 1 जून 18 के दिन माल खरीदा, परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, वो माल खरीदने को अपना खर्चा मानेगा, परचेस डेबिट। और वो कहेगा कि मैंने ये माल पेडने कर से खरीदा, तो पेडने कर का अकाउंट क्रेडिट, परचेस डेबिट टू पेडने कर। लॉजिक, परचेस अपना खर्चा है इसलिए डेबिट, पेडने कर इज द गिवर, पेडने कर का अकाउंट क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड। तुरंत इफेक्ट बताते चलिए। पेडने करके क्रेडिट पे 1 जून 18 को बाय परचेस, जैसे ही एंट्री की इमीडिएट उसका इफेक्ट आपको लेजर में शो करना है। तो एंट्री है परचेस डेबिट टू पेडने कर, पेडने करके क्रेडिट पे बाय परचेस। फिर आगे बढ़िए तो लिखता है कि पेडने कर देन एंडोर्स द बिल टू देसाई, सॉरी उसके बीच में भी एक लाइन है, धमाने कर एक्सेप्टेड द बिल ऑफ द सेम अमाउंट फॉर 3 months पीरियड। धमाने कर ने बिल एक्सेप्ट किया। बेटा एक इंसान ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब उस, यहाँ पे 1 जून चाहिए, मतलब उस व्यक्ति के लिए बिल एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल उसकी असेट है। तो धमाने कर ने बिल एक्सेप्ट किया तो पेडने कर कहेगा कि बिल रिसीवेबल मेरी असेट है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और वो कहेगा धमाने कर ने दिया क्रेडिट टू द गिवर, धमाने कर का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीव्ड। इमीडिएट उसका लेजर पे इफेक्ट दिखाइए। धमाने करके क्रेडिट पे बाय बिल रिसीवेबल, यहाँ पे डेट 1 जून, बाय बिल रिसीवेबल 40। बेटा एक इंसान कहेगा कि मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, दूसरा कहेगा मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल्स पेएबल है। तो यहाँ पे धमाने कर बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके पेडने कर को दिया, पेडने कर इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, पेडने कर का अकाउंट डेबिट, बिल एक्सेप्ट करके दिया, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। एक का बिल रिसीवेबल दूसरे का बन गया बिल्स पेएबल। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। तुरंत लेजर पे इफेक्ट दिखाइए। पेडने करके डेबिट पे आपको लिखना है टू बिल्स पेएबल, तो ये आ जाइए पेडने करके डेबिट पे और यहां लिख दीजिए टू बिल्स पेएबल 40। फिर आगे बढ़िए तो लिखा है कि जो पेडने कर ड्रॉवर है वो बिल का यूज कर सकता है
और उसने बिल यूज किया, उसने ये बिल एंडोर्स कर दिया देसाई नाम के व्यक्ति को। और आप जानते हैं कि बिल को यूज करने की एंट्री जो है वो सिर्फ ड्रॉवर करता है, ड्रॉवी एंट्री नहीं करता। तो हमने ये बिल देसाई को दे दिया। देसाई इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, देसाई का अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल endorsed to देसाई, being bill endorsed to देसाई। बिल यूज करने का राइट ड्रॉवर को है, ड्रॉवर ने एंट्री की, ड्रॉवी को बिल यूज करने का राइट नहीं है, करके ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है देसाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बट आपको यहां उसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री दिखाई नहीं दे रही। फिर आगे बढ़े तो आगे लिखा है कि ऑन ड्यू डेट देसाई इन्फॉर्म पेडनेकर दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। देसाई ने पेडनेकर को कहा कि तुम्हारे कहने पे मैं गया था पैसे लेने धमानेकर के पास, पर उसने बिल के पैसे नहीं दिए, बिल तो डिसऑनर हो गया। बेटा बिल अगर डिसऑनर हुआ तो पेडनेकर कहेगा कि मुझे धमानेकर से पैसा लेना है, और जो देसाई है रिलेटेड पार्टी, उसको पैसा देना है। इसलिए हम लोगों ने ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री का रूल क्या पढ़ा कि ड्रॉवी को डेबिट करो और जो भी कंसर्न पार्टी है उसको क्रेडिट करो। तो ड्यू डेट निकालो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का बिल है। 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3 दिन प्लस किया, 4 सितंबर। 4 सितंबर के दिन बिल डिसऑनर हुआ तो मैं कहूँगा कि मुझे धमानेकर से पैसा लेना है, और मुझे जो रिलेटेड पार्टी देसाई है उसको पैसा देना है। तो जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका अकाउंट डेबिट, और जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसका अकाउंट क्रेडिट। तो धमानेकर से पैसे लेने हैं और देसाई को पैसे देने हैं। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इफेक्ट दिखाइए, धमानेकर के डेबिट पे 4/9/18 को टू देसाई 40,000। बेटा समझने के लिए लिखिए बिल डिसऑनर्ड। बेटा ये बिल डिसऑनर करने वाला खुद धमानेकर है, तो धमानेकर बोलेगा कि मैंने बिल डिसऑनर किया, मतलब मैं बिल्स पेएबल का पैसा नहीं दे पाया, तो वो अपनी ओरिजिनल जो एंट्री है उसको रिवर्स कर देगा। ये वाली जो एंट्री है इसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो एंट्री रिवर्स हो गई 4/9/18 को, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट और पेडनेकर का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ड्रॉवी के बुक में चाहे जो कंडीशन हो, बिल डिसऑनर होने की एंट्री हमेशा ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स बनेगी। इफेक्ट दिखाइए, पेडनेकर के क्रेडिट पे 4/9/18 को बाय बिल्स पेएबल, आप अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिख के रखिए डिसऑनर्ड 40,000। फिर आगे लिखा है कि 200 रुपये नोटिंग चार्ज के लग गए। आप जानते हैं कि बिल जिस व्यक्ति के पास होता है वो नोटिंग चार्ज देता है, मतलब इस केस में बिल देसाई के पास था, उसने दे दिए नोटिंग चार्जेस। अब देसाई ने नोटिंग चार्ज दिए, वो देसाई किसको पैसे मांगेगा, पेडनेकर को। पेडनेकर बोलेगा गलती मेरी है ही नहीं, गलती किसकी है, धमानेकर की, तो वो पैसा किसको मांगेगा,
धमानेकर को। तो पेडनेकर कहेगा कि मुझे धमानेकर से नोटिंग चार्जेस का पैसा लेके देसाई को देना है। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो असेट है, उसका अकाउंट डेबिट, और जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो लाइबिलिटी है, उसका अकाउंट क्रेडिट। तो मुझे धमानेकर से 200 रुपये लेने हैं और मुझे देसाई को 200 रुपये देने हैं। नरेशन लिखिए, बिंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय देसाई, बिंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय देसाई। बेटा इफेक्ट दिखाइए, धमानेकर के डेबिट पे देसाई के नाम से समझने के लिए ब्रैकेट में लिखिए नोटिंग चार्जेस। धमानेकर के डेबिट पे देसाई के नाम से समझने के लिए लिखना नोटिंग चार्जेस। बेटा अल्टीमेटली गलती जो है वो धमानेकर की है कि उसने बिल डिसऑनर किया, तो नोटिंग चार्ज दिया किसी ने भी हो, उसको कौन अपना खर्चा मानने वाला है? धमानेकर। धमानेकर कहेगा कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंस, वो नोटिंग चार्ज अकाउंट को डेबिट करेगा। वो कहेगा कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। वो कहेगा कि ये खर्चा मुझे पेडनेकर को देना है, पेडनेकर के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो टू पेडनेकर बिंग नोटिंग चार्जेस पेएबल, बिंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। इफेक्ट दिखाइए, पेडनेकर के क्रेडिट पे बाय नोटिंग चार्जेस 200 रुपये। फिर बेटा ऐसे केस में कभी कभी ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में ये तय होता है कि ड्रॉवी थोड़े बहुत पैसे दे दे। जैसे 40,000 का बिल है तो हम बोलेंगे भाई 10 दे दे, 30 का नया बिल बना ले। पर यहाँ ऐसा हुआ नहीं। कहता है पेडनेकर, जो कि हमारा ड्रॉवर है, देन ड्रीव अ न्यू बिल ऑन धमानेकर। तो पेडनेकर ने नया बिल ड्रॉ कर दिया किस पे? धमानेकर पे। फॉर द बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस कितना है? तो ये पूरा 40 बैलेंस है। ये ऊपर से 200 रुपये नोटिंग के लग गए, ये भी बैलेंस है। यानी कि अमाउंट कितना बैलेंस हो गया? 40 200। कहता है ये जितना भी बैलेंस अमाउंट है उस पे क्या लगा दो, बोलता 12% इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। 40,200 रुपये, 40 बिल के और 200 नोटिंग के, उस पे इंटरेस्ट लगाने की बात की गई है 12% पर एनम। और जो नया बिल है उसका भी ड्यूरेशन 3 महीना है। तो 12% के हिसाब से 3 महीने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे 1206 रुपये आएंगे। 12 12 कट गए, 0 0 कट गए, 402 को 3 से मल्टीप्लाई। बेटा ये कौन किस पे ब्याज लगा रहा है? तो ड्रॉवर ड्रॉवी पे ब्याज लगा रहा है। ड्रॉवर कह रहा है कि मुझे धमानेकर से ब्याज का पैसा लेना है। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो असेट है, उसका अकाउंट डेबिट, और ब्याज अपनी इनकम है। तो बेटा इंटरेस्ट इनकम को करेंगे क्रेडिट। बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन धमानेकर, बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन धमानेकर। बेटा ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लॉजिकली 40 200 बाकी है,
तो जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 40,200 पे। बट कई बुक्स में ब्याज सिर्फ कितने पे लगाया हुआ है, 40 पे। 200 को इग्नोर किया और ब्याज सिर्फ 40,000 पे लगाया। बट टेक्निकली करेक्ट क्या है, 40,200 पे ब्याज लगाना टेक्निकली करेक्ट है। इफेक्ट दिखाइए, धमाने कर डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। धमाने कर डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 1206। हमने धमाने कर पे 1206 रुपए का ब्याज लगाया। बेटा एक व्यक्ति बोलता है कि ब्याज उसकी इनकम है, तो ऑब्वियस दूसरा बोलेगा ब्याज मेरा एक्सपेंस है। तो ये ब्याज धमाने कर को देना है पेंडने कर को, तो धमाने कर बोलेगा कि ब्याज मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और वो कहेगा कि मुझे ये खर्चा देना है पेंडने कर को। तो जिस व्यक्ति के टुवर्ड्स अपनी लाइबिलिटी होती है उस व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू पेंडने कर, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू पेंडने कर। इफेक्ट दिखाइए, पेंडने कर के क्रेडिट पे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 1206, ब्याज का खर्चा हो गया 1206। अब देखो तीन अमाउंट पेंडिंग हो गए, या आप जर्नल एंट्री से भी ऑब्जर्व कर लो। हमको धमाने कर से बिल का 40,000 लेना है, हमको धमाने कर से नोटिंग के 200 लेने हैं, और हमको धमाने कर से ब्याज के 1206 लेने हैं। तो ये पूरा पैसा हमको धमाने कर से लेना है। हमने सब मिला के एक बिल बना दिया। प्रॉब्लम में भी लिखा है कि फॉर द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज एंड इंटरेस्ट पेडनेकर ड्रीव अ न्यू बिल ऑन धमानेकर। तो पेडनेकर ने एक नया बिल धमानेकर पे निकाला जिसमें नोटिंग के और ब्याज के पैसे जोड़ दिए। तो हम भी ये पैसा यहाँ जोड़ देंगे। 4/9/18 को 40,000, 200, 1206, 41,406। 40,000 बिल का पैसा है, 200 नोटिंग चार्ज का है, 1206 इंटरेस्ट का है। तो आपका नया बिल बना 41,406 का। मुझे सामने वाले से बिल का पैसा लेना है, तो मैं कहूँगा मेरे लिए बिल रिसीवेबल है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये नया बिल मुझे अपने ड्रॉवी से मिला, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये नया बिल ड्रॉवी ने यानी धमाने कर ने दिया, तो धमाने कर का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड, being new bill received along with noting charge and interest, being new bill received along with noting charge and interest। इफेक्ट दिखाइए, धमाने करके क्रेडिट पे 4/9/18 को बाय बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखना न्यू, 41,406। बेटा एक व्यक्ति बोल रहा है कि उसको बिल रिसीवेबल मिला, तो एट द सेम टाइम दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया। तो ये बोलेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया और पेंडने कर को दिया, डेबिट टू द रिसीवर, पेंडने कर का अकाउंट डेबिट। मैंने बिल एक्सेप्ट किया, नया बिल
एक्सेप्ट किया बिल्स पेएबल क्रेडिट 41406 41406 बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। इफेक्ट दिखाइए पेंडने करके डेबिट पे 4/9/18 को टू बिल्स पेएबल 41,406 41,406 का नया बिल एक्सेप्ट किया। फिर बोला है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, अब आपका नया बिल 4 तारीख का है, 4/9 का, उसका ड्यूरेशन 3 महीना है, तो 4 सितंबर से आगे बढ़िए, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर। तो कहता है 4 दिसंबर के दिन, क्योंकि वैसे ड्यू डेट आएंगी 7 दिसंबर, बट अपने को बिफोर ड्यू डेट बोला है, वैसे ड्यू डेट आएंगी 7 दिसंबर, तो बिफोर बोला तो 4 तारीख ले लेते। तो 4 दिसंबर को हमको ये पता चला कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। हमने पिछले लेक्चर में इंसॉल्वेंसी पे डिटेल में बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब वो अपनी लाइबिलिटी पे करने में कैपेबल नहीं है, यानी ही बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो इसका मतलब जहां आपको इंसॉल्वेंट शब्द दिखा, आप समझ जाओ कि बिल हो गया डिसऑनर। तो सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो, धमाने कर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसा लेना है, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल अपनी असेट नहीं रहा। बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इफेक्ट दिखाइए, धमाने करके डेबिट पे टू बिल रिसीवेबल, और अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिखिए डिसऑनर्ड 41,406 नया बिल डिसऑनर हुआ। बेटा इस बिल को डिसऑनर किया खुद धमाने करने, तो कहेगा कि बिल मैंने डिसऑनर किया, तो वो भी अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा, ये उसकी ओरिजिनल एंट्री है, वो इसको रिवर्स करेगा। वो कहेगा कि मैं बिल्स पेएबल का पैसा नहीं दे पाया, तो मेरी फिर से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई पेंडने करके टूवर्ड्स। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स, बिल्स पेएबल डेबिट टू पेंडने कर, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इफेक्ट दिखाइए, पेंडने करके क्रेडिट पे 4/12/18 को बाय बिल्स पेएबल, ब्रैकेट में लिखिए डिसऑनर्ड 41,406 41,406। फिर बिल डिसऑनर हुआ, तो बिल डिसऑनर होने के बाद, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का केस है, तो सामने वाला आपको पूरा पैसा तो दे नहीं सकता, तो वो जितना दे सकता है उतना ही लेना पड़ेगा। तो आपके प्रॉब्लम में लिखा है कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ और उसकी प्रॉपर्टी में से फाइनली हमको 1/3 अमाउंट रिकवर हुआ, केवल 1/3 ही मिल पाया, मतलब 2/3 पैसे अपने डूब गए। तो इंसॉल्वेंसी के केस में पूरा पैसा रिकवर नहीं होता, जो मिलेगा वो ले लो। तो पैसा मिला बैंक डेबिट 41,406 का 1/3,
13,802। बेटा 1/3 कभी कभी पेपर में दो और तरीके से लिखा हुआ होता है। 1/3 को कभी कभी वो लिखेंगे 33.33% या कभी वो लिखेंगे 33.1/3%। इन तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब है 1/3। तो हमको 1/3 पैसे मिले, 2/3 डूब गए। पैसा डूबा, बैड डेट अकाउंट डेबिट 41,406। अगर 1/3 पैसा मिला है तो 2/3 पैसा डूबा है। डूबा हुआ पैसा है 27,604। तो पैसे मिले बैंक डेबिट, पैसा डूबा बैड डेट डेबिट। हम हमेशा के लिए धमाने कर का अकाउंट बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया वो जिंदगी में कभी आपको आगे पैसा दे नहीं सकता, तो आप उसका अकाउंट बंद कर देंगे। टू धमाने कर, being 1/3 amount received in final settlement, being 1/3 amount received in final settlement। इफेक्ट दिखाइए धमाने करके क्रेडिट पे। बाय बैंक 1/3 पैसा मिला, बाय बैड डेट 2/3 पैसा डूबा। 13,802 रुपये मिले और 27,604 डूबे। इसकी टोटल लगाइए, क्योंकि ये हिसाब फाइनल हो चुका है तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। अब इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। 122,812, 122,812 दोनों तरफ टोटल जो है वो सेम। फिर बेटा इधर ड्रॉवी की बुक में आप आइए। ड्रॉवी की बुक में आप आएंगे तो ड्रॉवी कहेगा कि मैं पेडने कर का हिसाब बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं। तो क्रेडिट वाला हिसाब बंद करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, डेबिट टू द रिसीवर। पेडने कर का अकाउंट डेबिट 41,406। मैं उसको 1/3 ही पैसा दे पाया, टू बैंक 13,802। और बेटा ड्रॉवी जो पैसा नहीं दे पाता, जैसे ड्रॉवर को जो पैसा नहीं मिल पाता, ड्रॉवर उस पैसे को क्या बोलता है? बैड डेट। और जो पैसा ड्रॉवी नहीं दे पाता, ड्रॉवी उस पैसे को क्या बोलता है? डेफिशिएंसी। वो बोलता है कि इतने पैसे कम गए, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मेरा बिजनेस ही नहीं चला, मैं क्या करूं, तो डेफिसिट हो गया। तो कहेगा कि डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई 2/3 की, 27,604 की डेफिशिएंसी। बीइंग 1/3 अमाउंट पेड इन फाइनल सेटलमेंट। इफेक्ट दिखाइए पेडने करके डेबिट पे, टू बैंक 1/3 अमाउंट 13,802 टू डेफिशिएंसी 2/3 अमाउंट 27,604। टोटल दोनों तरफ सेम 122,812, 122,812। बेटा अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ये 17th लेक्चर है, 17 लेक्चर, मतलब आधे महीने से ज़्यादा हो गया है चैप्टर चल रहा है। तो एक लेवल पे आके चैप्टर में ना प्रैक्टिस बचती है, समझाने का पार्ट कम हो जाता है। अब ये चैप्टर उसी प्रैक्टिस वाले लेवल पे पहुंच गया है कि यहाँ बताने को कुछ नया रहा नहीं। 4 केस ऑनर के,
4 केस डिसऑनर के, एक केस रिटायरमेंट का और एक केस इंसॉल्वेंसी का। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ है नहीं। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करेंगे 19th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करेंगे। बेटा आप में से कितने लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये पहला लेक्चर है कि सर आज मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना पहली बार आया? ऐसे कितने हैं? तो बैठो बैठो बैठो। तो आप लोग बेटा लेक्चर ऐप पे देखो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एकदम से समझ जाए, आपको शुरू से देखना पड़ेगा इसको। बेटा इस 19th नंबर के क्वेश्चन में परचेज सेल दिया नहीं है, और अगर आपके प्रॉब्लम में परचेज सेल ना हो तो आप क्या करेंगे? तो आप लेजर में बैलेंस दिखाएंगे। आपको दोनों के बुक में जर्नल, दोनों के बुक में लेजर बनाना है। तो बैलेंस दिखाना, क्योंकि बिल ड्रॉ करने से प्रॉब्लम शुरू हो रहा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल, दूसरे के लिए बिल्स पेएबल। उसके बाद में आगे दिया है कि ये बिल बैंक में कलेक्शन को गया, तो ये बिल यूज हुआ। आप जानते हैं कि यूज ऑफ बिल की एंट्री ड्रॉवर करता है, ड्रॉवी के बुक में एंट्री नहीं बनती। फिर आगे बढ़िए तो लिखता है कि वर्मा इज अनेबल टू पे द बिल एंड रिक्वेस्ट शर्मा टू रिन्यू। 5 शब्द बताया आपको: रिक्वेस्ट, अप्रोच, रिन्यूअल, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। ये 5 शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि बिल डिसऑनर हुआ। तो आपको डिसऑनर होने की एंट्री करनी है बिल के। फिर कहता है कि शर्मा इस कंडीशन पे लागू हुआ कि 8,000 रुपये तू दे दे कैश। तो बेटा सामने वाले से आपको कैश 8,000 मिली, तो आप चौथी एंट्री करेंगे कैश रिसीव्ड की, जो कि मेरे समझाए हुए प्रॉब्लम में नहीं थी। मैंने जो प्रॉब्लम आपको समझाया उसमें पूरे 40,000 बाकी रह गए थे। यहाँ सेटलमेंट ऐसा हो रहा कि भाई 28 में से 8 दे दे, 20 बाकी रख ले। तो ये 8,000 की आपको कैश मिलने की एंट्री करनी पड़ेगी। एक के लिए कैश मिलना यानी दूसरे ने कैश पे करना। आगे लिखा है कि फिर एक नया बिल एक्सेप्ट हुआ 15% ब्याज के साथ। तो ये 15% ब्याज आपको पहले निकालना है। एक के लिए इंटरेस्ट इनकम, दूसरे का इंटरेस्ट एक्सपेंस। 28,000 के बिल में से वो 8,000 दे चुका है, तो आप 20,000 पे ब्याज निकालेंगे 15%। और नए बिल का ड्यूरेशन 3 महीने का है। फिर ये ब्याज का पैसा बिल में जोड़ने बोला है, तो छठवीं एंट्री नया बिल ड्रॉ करने की होंगी। आगे बोला है कि वर्मा इंसॉल्वेंट हो गया, तो 7वीं एंट्री बिल के डिसऑनर होने की होंगी। और फाइनली बोला है 30% पैसा रिकवर हुआ, तो 8वीं एंट्री फाइनल सेटलमेंट की होंगी। आपको दोनों के बुक में प्रॉब्लम करने हैं, शर्मा और वर्मा दोनों की बुक में। शर्मा की बुक में वर्मा का अकाउंट, वर्मा की बुक में शर्मा का अकाउंट। शुरू कीजिए। देखिए बेटा मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखिए कि प्रॉब्लम की शुरुआत जो है वो परचेज सेल से नहीं हो रही। और जब प्रॉब्लम की शुरुआत परचेज सेल से ना हो तो आपका पहला काम क्या है कि लेजर में बैलेंसेस दिखाओ। मतलब आप ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का अकाउंट बनाओगे, डेबिट बैलेंस दिखाओगे। आप ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का अकाउंट बनाओगे, उसमें क्रेडिट बैलेंस दिखाओगे। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखा के हम परचेस और सेल का इफेक्ट दिखाते हैं। तो वो अगर आपके प्रॉब्लम में एंट्री ना भी हो
तो लेजर में इफेक्ट बताना जरूरी है। अब जरा 2 मिनट लिखना बंद करके इधर ध्यान दे दो, ताकि आपने कुछ गलत किया हो तो आपको समझ आ जाए। बेटा यहाँ शर्मा ड्रॉवर है, उसने बिल ड्रॉ किया। वर्मा ड्रॉवी है, उसने बिल एक्सेप्ट किया। शर्मा कहेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, वर्मा ने दिया, वर्मा का अकाउंट क्रेडिट। वर्मा कहेगा मैंने शर्मा को बिल एक्सेप्ट करके दिया, शर्मा इज द रिसीवर, शर्मा का अकाउंट डेबिट। और वो कहेगा बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल क्रेडिट। फिर बिल का यूज केवल कौन कर सकता है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवी की बुक में तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, पर ड्रॉवर बोलेगा कि मैंने बिल कहाँ पे भिजवा दिया? कलेक्शन को। तो हु इज द रिसीवर? बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द रिसीवर, उनका अकाउंट डेबिट। ये मेरे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ये हो गई एंट्री बिल को यूज करने की। ड्यू डेट आई और बिल डिसऑनर हुआ। बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर की बुक में अपना रूल है, ड्रॉवी से पैसा लेना है उसको डेबिट करो और रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। तो मुझे वर्मा से पैसा लेना है, वर्मा डेबिट, और रिलेटेड पार्टी यहाँ पे कौन है? बैंक कलेक्शन। तो मैं बैंक कलेक्शन को करूंगा क्रेडिट। बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा। उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या है? शर्मा डेबिट टू बिल्स पेएबल। रिवर्स किया तो एंट्री क्या बनी? बिल्स पेएबल डेबिट टू शर्मा। फिर दोनों के बीच में ये तय हुआ कि भाई चल बिल डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं, तो अभी मेरे को कितने रुपए कैश दे दे? 8,000। तो ये कैश मिलने की एंट्री करेगा शर्मा, बोलेगा कैश डेबिट, वर्मा क्रेडिट। वर्मा बोलेगा मैंने शर्मा को कैश दी, डेबिट टू द रिसीवर, शर्मा डेबिट, और मेरे पास से कैश चली गई, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एक को पैसा मिला, एक ने पैसा दिया। अब 28,000 के बिल में से 8,000 रुपये आपको कैश मिल गई, यानी 20,000 बाकी रह गए। बेटा वही हिसाब मैंने यहाँ पे लिखा जिसका आंसर 750 आया होगा। तो मामला ये है कि 28 में से 8 में दे चुका हूं, तो 20,000 रुपये जो बच गए उस पे सामने वाले ने मेरे पे ब्याज लगाया। तो हम 750 का ब्याज लगाएंगे वर्मा पे। तो हम कहेंगे वर्मा डेबिट, इंटरेस्ट की इनकम क्रेडिट। वर्मा बोलेगा इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिट, शर्मा का अकाउंट क्रेडिट। एक का इनकम, दूसरे का एक्सपेंस। फिर ये ब्याज का पैसा बिल में जोड़ा गया, तो आपका नया बिल बन गया 20,750। बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, वर्मा ने दिया, वर्मा का अकाउंट क्रेडिट। वर्मा बोलेगा मैंने शर्मा को बिल दिया, शर्मा डेबिट, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। फिर आगे बढ़े तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ये जो नया वाला बिल था ये भी क्या हो गया? डिसऑनर। तो आप सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स होंगी, वर्मा डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे भी ओरिजिनल एंट्री रिवर्स होंगी, बिल्स पेएबल डेबिट टू वर्मा। मतलब ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अब बिल डिसऑनर हुआ इंसॉल्वेंसी के चलते, तो अल्टीमेटली करना क्या है कि जो पैसा मिल जाए वो लेके आपको सेटलमेंट करना है। कितना मिला? 30%। 20,750 का 30% मिला, तो हम बोलेंगे पैसा मिला, बैंक डेबिट 6,225। पैसा डूबा, बैड डेट डेबिट 30% मिले, यानी 70% पैसे आपके डूबे, 14,525। किसका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया? वर्मा का। वर्मा बोलेगा मैंने शर्मा का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया, मैंने शर्मा को पैसे दिए 30%, और मैं पैसा दे नहीं पाया तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई 14,525। तो बेटा देखा जाए तो जो प्रॉब्लम मैंने करवाया और ये दोनों सेम है, छोटे छोटे से फर्क है। मेरे वाले प्रॉब्लम में क्या था? बिल एंडोस था। ये वाले प्रॉब्लम में क्या है?
बिल कलेक्शन को भेजा। जो प्रॉब्लम मैंने करवाया था उसमें कोई कैश नहीं मिली थी, पूरा नया बिल बन गया था। यहाँ पे केवल ये एक नई एंट्री है कि हमको कैश मिली, बाकी पूरा पैटर्न आगे का सेम है। कितने लोगों ने ऑलरेडी ये करेक्ट किया है? ठीक, और कितने लोगों को ये समझा है? समझा कितनों को? ठीक, ठीक है बेटा, बाकी कर लेते हैं।